नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई साइंस एकेडमी में। और आज का अपना टॉपिक है बायोलॉजी साइंस से रिलेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे अपन श्वसन तंत्र भी कहते हैं। श्वसन तंत्र क्या होता है? देखो, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि श्वसन क्या है। सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन का अंदर जाना व CO2 गैस का बाहर निकलना श्वसन कहलाता है। लेकिन ये क्या है कि श्वसन की कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। श्वसन की कंप्लीट डेफिनेशन क्या होती है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में आपको पता है कि काफ़ी सारी गैसें होती हैं, जिसमें से O2 व CO2 भी मुख्य गैस है। तो ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन का अंदर जाना व CO2 का बाहर निकलना, इसी प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि फूड का ऑक्सीडेशन होता है। जैसे फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो इस दौरान क्या होगा कि शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस कंप्लीट प्रोसेस को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यह अपने श्वसन की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद क्या होता है कि प्रकृति में काफ़ी सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। तो उन काफ़ी सारे जीव जंतुओं में क्या होता है कि जो श्वसन होता है वो अलग अलग ऑर्गन से होता है, जिसमें आपको बता देता हूँ। फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ में जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम होगा, यूग्लिना हो गया। अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया। इनमें श्वसन का जो ऑर्गन होता है वो शरीर की त्वचा होती है। शरीर की त्वचा पर क्या होता है कि बारीक बारीक से छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों के द्वारा ही ये जीव जंतु होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, श्वसन तंत्र कंप्लीट करते हैं। दूसरा अपन देखते हैं कि जैसे जलीय जंतु हैं। जलीय जंतु जैसे मछलियाँ देख लो। इनमें क्या होता है कि जो श्वसन की क्रिया होती है वो गिल्स द्वारा कंप्लीट होती है। ठीक है। और तीसरा अपन देखते हैं, जैसे ह्यूमन देख लो, अपने मनुष्य। इसमें जो श्वसन की क्रिया कंप्लीट होती है वो लंग्स के द्वारा कंप्लीट होती है, लंग्स में कंप्लीट होती है, जिसे अपन फेफड़े भी कहते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। अपन अब पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन में श्वसन। ये अपने पास डायग्राम है ह्यूमन श्वसन का, जिसमें दोनों लंग्स हैं। इसमें क्या होता है, इसकी पहली यूनिट है नोज। नोज में सबको पता है कि ऑक्सीजन तो अंदर आएगी और यहाँ से CO2 बाहर जाएगी। नोज में क्या होता है कि छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि एयर के साथ कुछ धूल के कण आते हैं। वो रोम क्या करते हैं कि उन धूल के कणों को रोक लेते हैं। अगर ये धूल के कण एयर के साथ अंदर चले जाते हैं शरीर में तो उससे काफ़ी सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नंबर 2 आता है अपने पास, हाँ, है फेरिक्स।
फेरिक्स, जिसे अपन ग्रसनी भी कहते हैं। ग्रसनी क्या होता है कि फूड और एयर के बीच में क्या होता है कि कॉमन पैसेज होता है। फूड एंड जो एयर होती है इसके बीच में कॉमन पैसेज होता है। यहाँ से क्या होता है कि जो फूड होता है वो तो डाइजेशन के लिए अन्य ऑर्गन जैसे आंत्र हो गया, स्टोमच, आमाशय हो गई, इनमें आ जाता है। और जो एयर होती है वो इससे स्वरनली यानी लैरिक्स में आ जाती है। ठीक है, अब आप एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे ये रिंग के समान, जिसे क्या कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है कि जो भोजन होता है वो ग्रसनी से स्वरनली में ना आ पाए, इसके लिए ये एक संरचना बनी होती है। जैसे कि मान लो भोजन के कुछ कण होते हैं वो ग्रसनी से स्वरनली में आ जाते हैं तो काफ़ी सारे डिजीज होते हैं, तो एपिग्लोटिस भोजन को स्वरनली में आने से रोकता है। ठीक है, उसके बाद है अपने नंबर 3 पर स्वरनली या फिर लैरिक्स। लैरिक्स में क्या होता है कि वोकल कोर्स पाए जाते हैं। वोकल कोर्स क्या होते हैं पता है? जिसे स्वरवात भी कहते हैं। इन स्वरवात का मुख्य कार्य क्या है वो देखते हैं। जैसे ही हर्ट से CO2 बाहर जाएगी, CO2 लैरिक्स में आएगी। लैरिक्स में आपको पता है वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है, तो जैसे ही CO2 लैरिक्स में आती है तो वोकल कॉर्ड्स कंपित होते हैं अर्थात वाइब्रेट करते हैं, और उसी वाइब्रेट के कारण वॉल्यूम पैदा होती है। मनुष्य में जो वॉल्यूम होते हैं वो पैदा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 4 पे अपने पास आता है ट्रेकिया, जिसे वात नली भी कहते हैं। ट्रेकिया क्या होते हैं? देखो, ट्रेकिया में ये वलय के समान कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है। इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं उपास्थल वलय। इन उपास्थल वलय का मुख्य कार्य क्या है वो देखते हैं। जैसे मान लो ट्रेकिया में एयर अनुपस्थित है, तो अगर इसमें एयर अनुपस्थित होगी तो ये जो नली है वो चिपक सकती है, और जैसे ये चिपक जाएगी तो वायु का जो आदान प्रदान है उसमें प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी मुश्किल आएगी। तो उपास्थल वलय क्या करती है कि इस नली को चिपकने से रोकती है। ठीक है, ये उपास्थल वलय का काम करता हूँ। अब उपास्थल वलय आगे जाके 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, और जो दोनों शाखाएं हैं वो अलग अलग लंग्स में जाकर खुलती है। ठीक है, आगे क्या होता है देखो। ट्रेकिया 2 भागों में विभाजित हो गई और दोनों लंग्स में प्रत्येक जो शाखा होती है वो दोनों लंग्स में चली जाती है, और जो प्रत्येक जो शाखा विभाजित होती है उसे श्वसनी कहते हैं या फिर ब्रोंकी कहते हैं। श्वसनी से क्या होगा? श्वसनिकाओं का फॉर्मेशन होगा। और प्रत्येक श्वसनिकाओं से कूपिकाओं का निर्माण होता है या फिर एल्वियोलाई का निर्माण होता है।
ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। आगे अपन देखते हैं कि कूपिकाएं क्या होती है या फिर एल्वियोलाई क्या होती है। कूपिकाएं क्या होती है कि छोटे छोटे गुब्बारे के समान बारीक बारीक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको अपन निम्न तरीके से कह सकते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर अपन निम्न प्रकार देख सकते हैं। इनकी जो भित्ति होती है वो बिल्कुल बारीक होती है। ये वाली जो भित्ति है ना इन कूपिकाओं की, वो बिल्कुल बारीक होती है। बारीक क्यों होती है कि इनकी जस्ट नीचे ब्लड सेल पाई जाती है। कूपिकाओं से जो एयर होती है वो ब्लड सेल में आएगी और यहाँ से CO2 क्या होती है, ब्लड सेल से कूपिकाओं में जाती है। इसीलिए ये आदान प्रदान काफ़ी आसानी से हो, इसीलिए इनकी जो लेयर होती है काफ़ी पतली होती है। ठीक है। अब कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे सुना होगा हॉस्पिटल्स में या फिर कोई स्वास्थ्य केंद्र में वायु प्रदूषण से या फिर कोई धूम्रपान से क्या होता है, काफ़ी सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, डिजीज उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी एक डिजीज या फिर बीमारी का नाम है एम्फाइसीमा। कभी कभी सुना होगा आपने एम्फाइसीमा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। एम्फाइसीमा में क्या होता है कि जैसे कूपिकाएं होती हैं, एल्वियोलाई होती है, आप स्ट्रक्चर के द्वारा समझा देता हूँ। ये मान लो काफ़ी सारी कूपिकाएं हैं, जैसे ही CO2 का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, CO2 का प्रेशर का तात्पर्य मेरा यहाँ है कि जैसे कोई लोग धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनके बारे में। तो इस रोग में क्या होता है कि जो एल्वियोलाई होती है, जो इनकी लेयर क्या होती है, बीच में से कट जाती है। पतली तो होती है इसलिए बीच में से कट जाती है और यहाँ पर CO2 का दाब थोड़ा अधिक हो जाता है और ये आपस में जुड़ जाती है। जैसे ये आपस में जुड़ जाती है तो इनका जो सरफेस है वो बिल्कुल कम हो जाता है, जिसके कारण एक रोग उत्पन्न होता है जिसे एम्फाइसीमा कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको एक लेयर दिखाई दे रही होगी, ये जिसे क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य क्या होता है, ये देखिए। लंग्स पे जैसे कोई बाहरी प्रेशर आता है, कोई दबाव आता है, तो ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उसको कंट्रोल करती है, उसको कवर करती है, अर्थात लंग्स को उस बाहरी प्रेशर से बचाती है। अब प्लूरल मेम्ब्रेन के जो मध्य में आप ये द्रव देख रहे हैं, इसको कहते हैं प्लूरल मटेरियल द्रव। ये भी क्या करता है कि जो बाहरी प्रेशर लंग्स पे पड़ता है उसको बचाता है, लंग्स को सुरक्षित करता है उससे। हाँ, ये स्ट्रक्चर होती है वो डबल स्ट्रक्चर होती है। डबल स्ट्रक्चर होती है। इस प्लूरल मेम्ब्रेन के कारण ये जो पूरा हिस्सा है वो प्लूरल कैविटी कहलाता है। प्लूरल कैविटी कहलाता है। इसके जो लेफ्ट लंग होता है, इसमें आपको ये नोच दिख रही होगी, ठीक है। ये नोच क्या है कि इस नोच में हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट वाले जो लंग्स होता है इसको बोलते हैं अपन पेरिकार्डियल लंग्स। पेरिकार्डियल लंग्स आपको बता देता हूँ।
पेरिकार्डियल कैविटी कहलाती है। प्लूरल कैविटी और पेरिकार्डियल कैविटी, इन दोनों के फॉर्मेशन से एक अन्य कैविटी का फॉर्मेशन होता है जिसे क्या कहते हैं, थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों लंग्स का काम खत्म। अब उसके लंग्स के नीचे जैसे डायफ्राम है, इंटेस्टाइन है, स्टोमच है, आदि ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। लंग्स के नीचे की जो कैविटी कहलाती है वो होती है एब्डोमिनल कैविटी।